वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हिमाचल प्रदेश में पीजीटी के लिए एग्जाम आ गए हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिल कर लिए होंगे, कईयों ने नहीं भी किए हैं, तो उसमें रहते आप अपने जो फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपकी एक सीरीज चलाई जा रही है, ये है जो हिमाचल प्रदेश पीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो मेरे पास लगभग 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र थे, तो वो आपके साथ यहाँ पर साझा करना चाहूंगा। तो अगर आप इनको ढंग से देखोगे तो आपको परीक्षा में ये काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हर एक प्रश्न को ध्यान से नोट करिएगा। यहाँ पर जितने प्रश्नों को डिस्कस करूंगा, ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं करूंगा। कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। साथ में देखिए, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े, तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और ये देखिए, ये वीडियो टीचमिंट ऐप पर रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है, तो आप अगर टीचिंग ऐप के साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक मैं उसका भी दे दूंगा। फिलहाल ये जो वीडियो है मैं आपको यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वहां पर भी जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। एक मिनट, पेन के कलर को चेंज कर देते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है? तो आपके पास समय है सोचने के लिए। आप मेरे उत्तर देने से पहले भी अपने प्रश्न का उत्तर लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, किसकी काव्य पंक्ति है ये? तो ये हो जाएगी आपकी बिहारी की काव्य पंक्ति। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो खड़ी बोली को अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगी आपकी कौरबी। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 3, राजा लक्ष्मण सिंह किस तरह की हिंदी के पक्षधर थे? तो जो राजा लक्ष्मण सिंह थे, ये किस तरह की हिंदी के पक्षधर थे? तो ये थे आपके उर्दू मिश्रित हिंदी। तीसरे का जो सही विकल्प हो जाएगा, हाँ, ये नहीं, ये देखिए यहाँ से थोड़ा गड़बड़ कर दिया। जो राजा लक्ष्मण सिंह, ये उर्दू मिश्रित हिंदी के पक्षधर नहीं थे, ये थे आपके संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर। अर्थात जिसमें संस्कृत और हिंदी के शब्दों का मेल हो, उस तरह की हिंदी के पक्षधर थे राजा लक्ष्मण सिंह। इसी तरह से एक और विद्वान थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, तो वो थे उर्दू मिश्रित हिंदी के पक्षधर। फिर अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आनंदवर्धन। सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, जो आनंदवर्धन हो गए, इन्होंने तो ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, पर प्रचार प्रसार का जो कार्य किया गया था अभिनव गुप्त के द्वारा भी किया गया था। ये भी ध्यान रखना है आपने। फिर अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 9, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है, ये संबंधित होगा आपका किसके साथ? तो ये हो जाएगा इलियट के साथ। जो टीएस इलियट है, ये निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसी तरह से देखिए, जो कॉलेज हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, ये भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण है। जो इलियट और रिचर्ड्स हैं, ये न्यू क्रिटिसिज्म को आधार में रखकर अपनी रचनाएं करते थे।
जो कॉलरिज हैं ये आपके कल्पनावादी आचार्य माने जाते हैं। विलियम्स वर्ड्सवर्थ हैं, जो विलियम वर्ड्सवर्थ, ये आपकी प्रकृतिवादी कवि के तौर पर जाने जाते हैं। दोनों अमेरिका से अमेरिका से या इंग्लैंड से संबंधित हैं और दोनों मित्र हैं, ये भी ध्यान रखना है आपने। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 8, काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा कि काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख माना था, तो ये माना गया था लुंजाइनस के द्वारा। सही विकल्प यहाँ सी हो जाएगा। ध्यान रखना है, जिस प्रकार से हिंदी साहित्य में सबसे पहले हिंदी जो काव्य शास्त्र में सबसे पहले तो आते हैं आपके, कौन आते हैं? तो ये आते हैं नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि। उसके पश्चात आते हैं आपके भामह। उसी तरह से देखिए, जैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात करते हैं, वहां पर सुकरात आते हैं, प्लेटो आते हैं, अरस्तु आते हैं, और लुंजाइनस भी यहाँ पर प्रमुख स्थान रखते हैं। इन्होंने उदात्त तत्व को काफी महत्व दिया था पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत। ये ध्यान रखना आपने, परीक्षा में प्रश्न बने तो आप इसी इजीली सॉल्व कर लोगे। फिर देखिए अगला प्रश्न है 7, रस में साधारणीकरण की व्याख्या कौन है? रस में साधारणीकरण की व्याख्याता ये कौन माने जाते हैं? तो जो 7वें का सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका भट्टनायक। रस में साधारणीकरण की व्याख्याता के तौर पर भट्टनायक को माना जाता है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो साधारणीकरण किसकी देन है? ये भट्टनायक की देन है। अगर ये प्रश्न बने कि जो भरत मुनि के रस निष्पत्ति पर सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा अपने मत प्रस्तुत किए गए थे, तो वो हो जाएंगे भट्टलोलट। फिर अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 6, इसमें पूछा गया है काव्यशास्त्रीय आचार्यों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो जो छठे का सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विकल्प डी, अर्थात सबसे पहले आएंगे वामन, फिर मम्मट, फिर अभिनव गुप्त और सबसे अंत में आएंगे आनंद वर्धन। छठे का जो सही विकल्प, ये माफ करिए, ये नहीं होगा, डी होगा, सी नहीं होगा, डी। इसको इरेज कर लेते हैं यहां से, डी होगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो वामन आएंगे, सही है, फिर आनंद वर्धन, फिर अभिनव गुप्त और सबसे अंत में मम्मट। जो वामन है, ये भी काव्य शास्त्र के अंतर्गत, जो संस्कृत काव्य शास्त्र है, प्रमुख देन मानी जाती है इनके द्वारा। ठीक है, किसकी? वामन के द्वारा रीति संप्रदाय को महत्व दिया गया है, आनंद वर्धन के द्वारा ध्वनि संप्रदाय को, अभिनव गुप्त इन्होंने भी ध्वनि संप्रदाय को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, और जो मम्मट है ये भी ध्वनि संप्रदाय के, एक तरह से ध्वनि संप्रदाय को महत्व देते थे ये। फिर जो अगला प्रश्न है 5, प्रतिभा को काव्य रचना में किसके अंतर्गत रखा जाता है? प्रतिभा को, तो 5वें का जो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा, काव्य हेतु के अंतर्गत रखा जाता है प्रतिभा को। प्रतिभा काव्य हेतु के अंतर्गत आती है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या ऊपर से ही देख लेते हैं 10। तो इसमें पूछा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की है? तो जो 10वें का सही विकल्प हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका शिव सिंह सेंगर के द्वारा ये किया गया है। अगले प्रश्न को देखिए, चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने कहा? तो जो चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अगला प्रश्न है 12, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? प्रथम गद्य लेखक की बात की जा रही है। तो 12 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, गोरखनाथ। अगला प्रश्न देखिएगा, भला हुआ जो मारिया भैणी महारा कंतु पंक्ति का रचनाकार है।
तो प्रस्तुत पंक्ति है, इसके रचनाकार कौन होंगे ये बताना है। तो देखिए, ये होगी हेमचंद्र की पंक्ति, विकल्प बी। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 हमने पीछे देख लिया था, ये है 14। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं। तो जो रचना है कविता कौमुदी, इसके संग्रहकर्ता का नाम बताना है। अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ते हो, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुरुआत में ही इन कवि को धन्यवाद दिया था कि आपकी पुस्तक की सहायता से मैंने अपने इतिहास की रचना की है। इसलिए मैं आपको बार-बार जोर देकर कहता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़िए। देखिए, जो पीजीटी की परीक्षा है, ये नाम मात्र की परीक्षा नहीं है दोस्तों। जो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक पुस्तक को आप पढ़कर पीजीटी की परीक्षा को निकाल सकते हो। हो सकता है कि आपका कई बार ऐसे मान लीजिए पूर्व ज्ञान आपको ज़्यादा हो, तो आप एक ही पुस्तक से रिवीजन कर रहे हो। परंतु जो नए छात्र हैं, मैं उन्हें कदापि ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ पीजीटी की पुस्तक के साथ स्टडी करिए। पीजीटी के साथ-साथ मैं आपको जो रामचंद्र शुक्ल के एक तो आपको रामचंद्र शुक्ल पढ़नी है, दूसरी सरस्वती पांडे की पुस्तक पढ़िए। 2 पुस्तकों को पढ़कर आप कर सकते हो, परंतु एक ही पुस्तक को पढ़कर आप पीजीटी की तैयारी नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखिएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा था मैं यहाँ पर? ये पूछ रहा था प्रश्न संख्या 14। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता। तो जो सही विकल्प हो जाएगा 14 का, तो ये हो जाएगा विकल्प डी। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है कविता कौमुदी। 14 का सही विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। काफी ये प्रश्न बनता ही है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, केशव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, इनमें से कौन से मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र हैं, श्याम बिहारी मिश्र भी हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र भी हैं, परंतु जो आपके केशव बिहारी मिश्र ये नहीं आते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ये क्या हो गया यहाँ पर, थोड़ा वेट करिए। तो यहाँ पर जो आपको मैंने बताया कि 15 का जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। केशव बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी गणेश बिहारी मिश्र आएंगे, श्याम बिहारी मिश्र आएंगे, सुखदेव बिहारी मिश्र आएंगे। ये ध्यान रखिएगा। जो पिछला प्रश्न है, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है, तो ये रामनरेश त्रिपाठी हो जाएंगे। विकल्प डी यहाँ सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखिएगा, 16। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? तो जो भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार थे, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है 17, इसमें पूछा गया है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। पहले तो ध्यान रखना है ये सारे भक्त कवि थे, तो जन्म काल के अनुसार जो सही विकल्प यहाँ पर होगा, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। तो आपको बता देता हूं कौन सा होना चाहिए। तो जो सबसे पहले आएगा, तो वो आएगा सूरदास। सूरदास का स्थान सबसे पहले आता है। फिर आएगा आपका तुलसीदास जी आएंगे। फिर नहीं, ये प्रश्न गलत ही है, क्योंकि जो दादू दयाल है ये भी पहले ही आएंगे, इसलिए ये थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न है, इसको यहाँ पर हम स्किप कर देते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न कहाँ गया हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। इसमें क्या पूछा गया है,
सुरतीय नर्तीय नाट्य सब चाहती असी होए, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सूत होए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो जो प्रस्तुत प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा तो वो हो जाएगा रहीम। रहीम के द्वारा ये दोहा कहा गया था। अगला प्रश्न है 21। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो निम्बार्काचार्य के द्वारा जिस दर्शन का प्रतिपादन किया गया था तो वो है आपका द्वैताद्वैतवाद, विकल्प सी। अगला प्रश्न है आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, किसे कहा जाता है आकाश धर्मा गुरु? तो जो आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है ये आपके रामानंद जी को कहा जाता है, विकल्प बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है। तो जो कासिम शाह की रचना होगी तो ये होगा विकल्प ए, हंस जवाहिर। फिर अगला प्रश्न देखिए 18। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस कवि की होगी? तो 18 का जो सही विकल्प होगा तो ये होगा विकल्प सी, नामदेव की। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज की हमारी वीडियो रही। ज्यादा प्रश्न हमने यहाँ पर नहीं किए, परंतु जो भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए ये काफी महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षा हेतु ये काफी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित हो सकते हैं, तो इसलिए ध्यानपूर्वक आप इन्हें नोट करिएगा। जल्द ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको टीच मीट में ही उपलब्ध करवा देंगे। इसके पश्चात आपको ये यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगी वीडियो, इसकी टेंशन आप मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। हाँ, जानने से पहले फिर से आपसे कहूंगा, अगर अभी तक आप हमारे जो पीजीटी हिंदी के लिए हमारा बैच बैठा हुआ है आप उसमें एनरोल नहीं हुए हैं तो आप उसमें एनरोल होइएगा, क्योंकि हमारी टीम के द्वारा आपको पीजीटी हिंदी की प्रिपरेशन अच्छे से करवाई जाएगा, टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जाएगी, सारा मैटर वहां पर आपको उपलब्ध होगा। हिंदी का जो सेकंड पेपर की हम अच्छे से तैयारी करवाएंगे। सेकंड के साथ साथ जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसमें भी आपको हिंदी के 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो टोटल 120 प्रश्नों की तैयारी हम आपको करवाएंगे, ठीक है। जितनी गहनता के साथ आप पढ़ोगे आपको अवश्य उसमें लाभ मिलेगा। जो सेकंड पेपर है वो भी 100 नंबर का हो गया है, वहां पर भी काफी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे आपको। जल्दी हम आपको उसकी वीडियो भी बनाकर दिखाएंगे कैसे आप तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें, कैसा सिलेबस होने की संभावना है, ठीक है। तो चलिए खैर यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।